नमस्कार। प्रस्तुत है परती परिकथा का 23वां भाग। रघु रामायणी की सारंगी स्पष्ट आखर बोलती है। राक्षसों का गीत गाते समय उसके चेहरे को की ओर गौर से देखा था। लगता था उसके पोपले मुंह में दो बड़े बड़े दांत उगाए हैं। अर्धांग से अधमरी उंगलियों की कारीगरी। दांत मार रे कहने के बाद खच्चा फिर खट की आवाज। सारंगी पर उसके काठ पर उंगली मारकर ध्वनि पैदा करता था। पातालपुरी में कच्छप महाराज की पीठ पर दांत बजे खट। सारंगी के तारों पर 900 घुंघरू झनकते थे, सुंदरी नैका के नाच के साथ। दांत मारे उसकी याद मत दिलावे कोई, देह से उठती है। भोर में फेर देखी वो सुन्नरी कन्ना, राक्षसों को भी सुंदर चीज दिख सुंदर ही लगती है। आहा हा कितनी लालसा। मानुष छोरी सुन्नरी कन्ना उनकी सरदारिन होके आएगी। एमा तूत गाछ तले कौन खड़ा है? तो हमेशा ढंग पसारती है मलारी। अपने भी डराती है और दूसरों को भी डराती है। कहाँ है कोई? मलारी को कोई भी दंता राक्षस लुका छुरी खेलने के लिए बुला रहा है शायद। अब कल से तुम भी 5 कुंडा खुदाओ मलारी। सविया दीदी जब बोलती है तो साफ बात। यह मलारी छोड़ी जहां जाएगी वहां आगे पीछे से ऐसे ही भूत पिचास देव दानव चक्कर मारेंगे। तू तले तो सचमुच कोई है। मुझे क्यों दोख देती है सविया दी? मैं खुद डर से मरी जा रही हूं। देखो ना। तू तले खड़े व्यक्ति ने टॉर्च जलाया। कौन भलमानुस है? छौड़ी सबकी आंख पर लैट मारकर चकाचौंधी लगाता है। एक लड़की ने दबी आवाज से कहा, जरूर बाबू टोली का कोई कलेजवा बाबू होगा। मामा ने ठीक नाम रखा है, कलेजवा बाबू। तू तले खड़े आदमी बोला, इस झुंड में मलारी भी है? वही देखो। कौन है? मलारी बोली। आवाज सुवंश की तो नहीं। मैं प्रेम कुमार दीवाना। बात यह है कि जो बात है सो दिन में नहीं हो सकती। तुम भी यानी पढ़ी लिखी लड़की होकर भी तुम 3rd क्लास गीत महाराज सुनने चली आती हो। अकेले मैं ही पढ़ी लिखी हूँ गांव में। आप लोगों के मारे। जब सिविया दीदी ने कहा, क्या कहता है सो सुन ले पहले। रात में रास्ता रोक के जब कहने आया है तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। मलारी हनहनाती हुई पगडंडी पर बढ़ गई। कल ही मैं इंसाफ करवाती हूँ 5 पंच में। क्या समझ लिया है लोगों ने? 2 कदम आगे बढ़कर बगीचे से बाहर जाकर मलारी ने आवाज दी, बप्पा हो बप्पा। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रेम कुमार दीवाना तो तुरंत अंधेरे में बिला गया। ही हा नाम भी खूब रखा है अपना, प्रेम कुमार दीवाना। ए मलारी घुड़पाड़ा भागा, चुप रह। मंगनी सिंह दीवाना रात भर देखेगा आंख मारे। सुरपति की डायरी में कई पृष्ठों पर लाल रोशनाई से लिखी हुई पंक्तियां। आज परानपुर की पुरानी परती पर 150 पौधे रोपे गए। पहली बार अमलतास, जोजनगंधा, गुलमुहर, छोटा नागपुर ग्लोरी, सेमल, आसन, तरह तरह के पौधे। एक पृष्ठ पर कटी हुई पंक्तियां। आज पहली बार ताजमनी दी से बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लिखा गया है, पवित्र सुंदरता की प्रतिमा का मधुर मायामय स्वर सुना। अंतिम पृष्ठ पर रघु रामायणी और सुंदरी नैका गीत कथा से संबंधित बातें। ताजमनी दी को कितना धन्यवाद दूं बहुमूल्य प्राप्ति के लिए। लुत्तो हैरान है। साला क्या कहते हैं, छोटे लोगों की बुद्धि भी छोटी। उस दिन महावीर जी का ध्वजा छूकर कसम खाई सबने, और रघु बूढ़े ने सारंगी पर रिब रिब रे किया कि सब जाकर हाजिर हो गए, बाल बच्चा सहित। लुत्तो ने लक्ष्य किया है, जित्तन को एक बार नजदीक से देख लेने के बाद लोगों को न जाने क्या हो जाता है। आज सुबह से ही वह गांव में घूम घूम कर सुनाया है, चुपचाप। आहा टूअर हो गए जित्तन बाबू। हाय हाय कैसा सुंदर शरीर था, अब कैसा हो गए हैं। लुत्तो मन ही मन कहता है।
होगा क्या, रोज साला मुर्गी का अंडा खाता है, मछली की मूड़ी चबाता है, ब्रांडी भी डालता होगा, तब ना ऐश करता है तजमनिया को हवेली में बुलाकर। साला गांव की टोलियों में, खासकर सोलकन टोली में फिर से राजनीतिक लंगी लगाने की बात सोच रहा है लुत्तो। साला लाज लिहाज धोकर पी गया, दिन दहाड़े तजमनिया को हवेली में रखने लगा है। अब तो सारे परानपुर के लोग हाहाकार उसकी हवेली पर टूटते क्यों नहीं। हवेली के चारों ओर लुत्तो की जनता हाथ में लोहा, लक्कड़, ईंट, पत्थर, आसा, सोटा लेकर चिल्ला रही है। लुत्तो हुक्म देता है, पकड़ लाओ साले जित्तन को, हम लाल दगनी से दागेगा दागेगा। रे बंगटा, अभी हवेली वाला सिपाही पकड़ कर पीठ दागेगा। भैंस कहाँ है तेरी, पड़ती पर बगिया लगाया है कि आफत है, जल्दी दौड़ के जा, नहीं तो पीठ दागेगा। लुत्तो को स्त्री अपने बंगटा को पुकार कर कह रही है अबेर में। लुत्तो आज पहली बार दिन में सोया अलसाकर, कितना बढ़िया सपना था। लुत्तो ने पुकार कर कहा, ए बिठैली वाली, तुम्हारी यह आदत बुरी है, पीठ दागेगा। लबेज कहाँ से सीखी है, कौन साला दाग सकता है। रे बंगटा, आज से तू भैंस खुला रख, देखे तो कौन क्या कर लेता है। बिठैली वाली आजकल अपने पति लुत्तो से दूर दूर रहती है। छोटी छोटी बात पर तमक कर माँ बाप लगाकर गाली देता है। कौन ठिकाना, रोशन बिस्वा और गरुड़ ध्वज झा के साथ नट्टिन टोली जाने लगा है। कल दिन में पेट दर्द का बहाना बनाकर रूठी सोई पड़ी रही बिठैली वाली। लुत्तो पूछने भी ना आया। रात में आंखें तरेर कर कहा लुत्तो ने, तुम क्या जानो कि मैं किस लिए नट्टिन टोली जाता हूँ। राजनीति की बातें तुम क्या जानो। खबरदार, मैं कहाँ जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, क्या करता हूँ, यह सब पूछना है तो सीधे नैहर का रास्ता नापो। तुम्हारे मगज में भगवान ने उतनी बुद्धि नहीं दी है। हाँ हाँ चली जाओ, बड़ा नैहर का गुमान दिखाती है तो चली जा, लेकिन याद रखो यदि किसी दिन हम मिनिस्टर हुए और भाई बाप को लेकर कभी आओगी तो हमारा चपरासी तुमको अंदर आने ही नहीं देगा। बिठैली वाली डर से चुप हो गई। लुत्तो को अब किसी पर विश्वास नहीं। बीरभद्र की सुथनी आदमी है, किसी से कुछ नहीं होगा। लुत्तो अकेला ही सब कुछ करेगा। ग्राम पंचायत का चुनाव सामने है, यदि यही हालत रही तो जीतन मुखिया हो जाएगा दिन दहाड़े। नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। जय हिंद। कौन, बाल गोविंद? आओ, मैं अभी तुम्हारे घर की ओर जा रहा था। क्या लीडरी करते हो जी, अपनी जाति की औरतों पर भी तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं, कोई परवाह ही नहीं करती है, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारा। एक साथ परवाह, प्रभाव और वैल्यू वाली बात ने बाल गोविंद के मुंह का थूक सुखा दिया। मुंह चटपटाकर वह बोला, सब टोले का यही हाल है, लेकिन तुम्हारे टोले की मलारी तो जित्तन पर फिदा है। जित्तन पर ही क्यों, बाभन, राजपूत और भूमिहार टोली के लड़कों से जाकर पूछो, सबको लेटर पर लेटर लिखती है, उसको संभाले रहो। प्रेम कुमार दीवाना जी से पूछो जरा। बाल गोविंद को लुत्तो की बात बुरी लगती है। कोई भी बात हो औरतों पर बात फेंक देता है। पहले अपने टोले की लड़कियों को छान पगा लगाए। बाल गोविंद बोला, उसके बाप को कहिए। तब कर चुके तुम लीडरी, बाप की बात बड़ी या लीडर की? बोलो बोलो, जवाब दो, किसकी बात का ज्यादा पोजीशन है? इसीलिए जब कुछ कहते हैं तो कहते हो कि लुत्तो बाबू कूट करते हैं हमेशा। बाल गोविंद को कबूल करना पड़ा, लीडर की बात बड़ी। हर टोले के लीडर को बुलाया है लुत्तो ने। अर्जेंटी मीटिंग है। केयर टोली का इंचार्ज गोधन लाल ने कुर्ता खोलकर उतारते हुए कहा, ले लीजिए इंचार्ज जी। नहीं करेंगे इंचार्ज जी, किसको समझावें, बड़े बूढ़े तो और भी बेवकूफ़ी करते हैं। रात में रोकता रह गया कि मत जाओ कोई, लेकिन आज अभी से सब रसोई पानी बनाकर तैयार है, घर घर फिर जाएंगे सभी। गंगोला टोली का कार्यकर्ता बोला। सभी कहते हैं नाच तमाशा गीत भजन सुनने जाने में क्या हरज है। लुत्तो ने बीरभद्र की ओर देखा। देखिए कितना कठिन काम है सोलकन लोगों का संगठन करना।
गैर सोलखन टोली के 3-4 व्यक्ति विशेष निमंत्रण पर उपस्थित हैं। अर्जेंटी मीटिंग में वीरभद्र बाबू, रोशन बिश्वा, गुरुदुत झा और प्रेम कुमार दीवाना। दीवाना बोला, जब तक सोलखन नाटक मंडली नहीं बनाते लोगों को समझाना मुश्किल है। लुत्तो ने दीवाना की उलझाई बात को मानो सुलझाते हुए कहा, सब कोई जरा गौर से सुनिए। बात यह है कि ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। बबुआन टोली वाले तो हम लोगों से ज्यादा नहीं है, मेजोरिटी में। ग्राम पंचायत की मुखियागिरी सोलकन लोगों की रखी हुई है। यहाँ बबुआन टोली के भी कई बाबू बैठे हैं। किसी से छिपाकर नहीं कहता कोई बात, इनके मुंह पर कहता हूं कि हम लोग अब इन लोगों को रास पकड़कर चलावेंगे। गुरुदुत झा ने खैनी थूकते हुए पत्थर का दांत चमकाया। बात तो ठीक कहते हो लुत्तो बाबू, लेकिन मुखियागिरी करेंगे बबुआन टोली वाले ही, हरगिज नहीं। तुम देख लेना, रात में ही तो देखा रघु बूढ़े की सारंगी की बोली पर लोग इस तरह टूटे मानो प्रसाद बट रहा है। दुश्मनी साधने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। यदि वह थाना में पकड़कर चालान कर देगा कि चोरी या डकैती किया है, तब मालूम होगा गीत सुनने का मजा। रघु बूढ़े को बायकाट किया जाए पहले, एक सोलकन लीडर ने उत्तेजित होकर कहा। सोलकन होकर वह हमारी बंदिश से बाहर कैसे जा सकता है? लुत्तो अपनी मीटिंग में किसी दूसरे को बोलने का मौका नहीं देना चाहता भी कभी, लेकिन गुरुदुत झा को उसने कहा, और जो कुछ बोलना है बोल लीजिए आप पहले। बोलना क्या है, आज फिर देख लेना, 2 घंटे के बाद ही ज्यों ही सारंगी कुकुआई की। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, लुत्तो ताव में आ गया। झा जी देख लीजिएगा, आप भी आज रात बीच चौबटिया पर खड़ा होकर, एक चिंगड़ा भी नहीं जाएगा। लुत्तो ने अपनी सोलकन समिति के सदस्यों की ओर मुड़कर कहा, क्यों जी, बोलते क्यों नहीं तुम लोग, जाएगा एक चिंगड़ा भी? समिति में सन्नाटा छा गया। तब लुत्तो ने फिर समझाना शुरू किया, सर्वे के समय इस संगठन का मीठा फल हम चखे चुके हैं और चखने वाले हैं। इस संगठन में जिन लोगों ने थोड़ा भी लंप काफ किया, कांग्रेस छोड़कर सोशलिस्ट में गए, मिली जमीन उन्हें, देखा। बाल गोविंद ने कहा, जरा हमको फुर्सत दीजिए सभी पंच, हमारे टोले में न जाने क्यों बड़ा जोरावर झगड़ा शुरू हुआ है, सुनिए। सभी ने कान लगाकर सुना। हाँ, रैदास टोली में ही है यह झगड़ा। मलारी की आवाज है, दीवाना ने कहा। लड़की बर्बाद हो गई थी, खूब चांस वाली, लेकिन बाल गोविंद की स्त्री मलारी के पड़ोस की सुखनी मौसी के यहाँ कड़ाही मांगने गई। सुन्नरी नैका सुनने के लिए जाती हो क्या? अब तो अपने टोले में ही सुन्नरी नैका की लीला होगी, देखना। बाल गोविंद की स्त्री से चमट टोली की सभी औरतें डरती, बिना गंदी बात निकाले वह कुछ बोल ही नहीं सकती। सुखनी मौसी बोली, लीला कहाँ होगी? तुम्हारे मचान के पास। मेरे मचान के पास क्यों? तुम्हारे पड़ोस में ही होगी लीला, तुमको नहीं मालूम? अरे बगल में ही चूह चूह कर हिचुन्ना गर्मा गर्म पीते हैं लोग, तुमको एक भी कुल्फी नहीं मिली क्या? सुखनी मौसी ने कुछ नहीं समझा। बाल गोविंद की स्त्री अभी अभी कामेसर की दुकान गई थी नून लाने के लिए। दुकान में गर्मा गर्म चाह की बात चल रही है, गर्मा गर्म। मलारी ने बाल गोविंद की स्त्री की घरवाली बोली, मलारी ने बाल गोविंद की स्त्री की धार वाली बोली को परख लिया। वह मन ही मन कचमचा कर रह गई। मलारी की माँ कैसे चुप रहे? सुखनी मौसी के बगल में पड़ोस में तो उसी की झोपड़ी है, बगल में कौन चाह की दुकान है? यहाँ क्या भक्ति है। कड़ाही लेकर सुखनी मौसी ने आंगन से निकलती हुई बोली बाल गोविंद की बहू, खाली चाह नहीं, हिन्नुच्चा गर्मा गर्म। मलारी की माँ को बाल गोविंद की बहू की बात में मांस की गंध लगी, मानो इस टोली में वही सबसे गोई गुजरी है क्या? उसकी बेटी को कल ही 50 रुपए मिले हैं मुसहरा के। बाल गोविंद को जब कोई कांग्रेसी बात समझ में नहीं आती है तो वह भी दौड़कर मलारी के पास आता है कागज पढ़वाने, और उसकी बहू कमर में साड़ी लपेटकर झगड़ा का बहाना ढूंढती है। आंगन से निकलकर बोली मलारी को कि माँ, ए बाल गोविंद नहीं है क्या घर में?
नहीं है घर में, मीटिंग में गया है, बाल गोविंद की स्त्री अपनी झोपड़ी की ओर जाती हुई बोली। मैं बकती हूँ तो अब अपनी मस्टरानी बेटी से कहो ना, हाथ में बेंत लेकर आएगी मारने। अब तो शहर की हवा खा गई है। मलारी की माँ की समझ में नहीं आई बात का छोर पकड़ने के लिए उसने मलारी से कहा, क्या है री मलरिया, क्या कहती है बाल गोविंद की बहू, जरा बूझ तो। मलारी इंग्लिश टीचर खोलकर यह मेमना मेरा है रट रही थी। बोली, मैया उस दिन मैं एक ट्रेन से शहर अररिया कोट गई थी, जीवन बीमा करवाई हूँ ना। सुरेश बाबू बीमा कंपनी के एजेंट हैं। अररिया कोट अस्पताल की डॉक्टरनी से जांच करवाकर तब जीवन बीमा होगा, इसलिए। मलारी की माँ ने पूछा, किसके साथ गई थी? मलारी का बाप महीचंद दारू पीकर लौटा। साला कलाली में हिन्नू चाह गर्मा गर्म सुनते सुनते मिजाज गर्म हो गया। कहाँ? मलारी की माँ कहाँ है मलारी? मलारी का मुंह पीला पड़ गया। अब 3 दिन वह क्या पढ़ाने जा सकेगी। हल्दी और चूना गरम करके तैयार रखे। मलारी थर थर कांपने लगी। बप्पा का हाथ तो ढोल बजाया हुआ हाथ है। मलारी की माँ तब तक एक चांटा जड़ चुकी थी मलारी के गाल पर। मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन आज तक ट्यूशन के बाजार पर भी बिना किसी को संग लिए नहीं गई, और तू मास्टरनी होते ही उड़ने लगी। बाप को जवाब दो जाकर। कहाँ रामदेवा, कहाँ है तुम्हारी माँ? बुलाओ सभी को, इधर चोट पर लाओ अभी। मलारी की माँ को हठात अपनी बेटी पर दया उमड़ आई। गला दबाकर बोली, बोल, अब क्या जवाब दोगी बाप को? क्या कहते हो मलारी की माँ को? क्या हुआ? झोपड़ी के अंदर से पूछती है कि क्या हुआ। बाहर निकल जरा, दोनों को अभी हिन्नू चाय पिलाता हूं गर्मा गर्म। मलारी की माँ झोपड़ी से बाहर निकलकर बोली, तुम बड़े अबूझ हो। बेबात की बात लगाऊंगा भी ऐसा लात की। धीरे धीरे बोल नहीं सकते? क्यों गई थी अररिया कोट? पूछ अपनी बेटी से, किसके हुक्म से गई थी? किसके साथ गई थी? पूछ। सरकारी काम से गई थी, सरकारी नौकरी करती है, सरकारी हुक्म नहीं मानेगी। गांव के लोगों का कलेजा जलता है, बेबात की बात नहीं बोलेंगे तो कलेजा ठंडा कैसे होगा। बाल गोविंद अर्जेंटी मीटिंग छोड़कर दौड़ा आया है। क्या है महीचंद? मलारी की माँ, तुम लोगों के चलते मेरी मेंबरी मारी जाएगी देखता हूँ। महीचंद ने नशे में मलारी की माँ की आंख के इशारे का कोई मतलब नहीं समझा। मलारी की माँ चुप रहने को कह रही थी, लेकिन महीचंद ने चिल्लाना शुरू किया। ऐ बाल गोविंद, बड़ा जात का लीडर बना हो, दूसरी जात के लोग इज्जत खराब कर रहे हैं। दूसरी जात के लोगों को दोख मत दो बाल गोविंद, आज साफ साफ कह देना। कहाँ है मलारी? सामने आकर सवाल का जवाब दो। टोले के लोग महीचंद के आंगन में आकर जमा होने लगे। बजाबता पंचायत बैठ गई तुरंत। हाँ, मारपीट हल्ला गुल्ला नहीं। जब मलारी अपने माँ बाप के कब्जे में नहीं, तो जात की पंचायत को अब सोचना चाहिए उसके बारे में। महीचंद बेचारे का क्या दुख? उसने तो साफ कह दिया है कि उसकी बेटी अब उसकी बात में नहीं। पंचायत का सरदार झल्लू मोची है, लेकिन वह क्या बोले बाल गोविंद के सामने। उसने बाल गोविंद पर बात फेंक दी। कांग्रेसी झमेला है, यह तुम ही बूझो। बाल गोविंद ने एक ही साथ कई सवाल किए। पहला सवाल यह है कि मलारी क्यों गई अररिया कोट अकेली? दूसरी बात गई तो सुवंशलाल के साथ क्यों गई? हिन्नू चा गर्मा गर्म क्यों पी? 2 जवाब। मलारी की माँ ने अपनी बेटी की ओर देखा। मलारी बहुत देर तक चुपचाप खड़ी लोगों की बात सुन रही थी। वो सारे से नीचे आंगन में आई, पंचायत के सामने खड़ी हो गई। क्यों डरे वह? मैंने जीवन बीमा कराया है। सुवंश बाबू बीमा कंपनी के एजेंट हैं। अररिया कोट की डॉक्टरनी के यहाँ तंदुरुस्ती की जांच कराने गई थी। सुवंश बाबू ने मेरा जीवन बीमा किया है। इस अंश में यहीं तक, आगे अगले अंक में।